सीरिया बनेगा गाजा, ये बात बहुत क्लियर है क्योंकि इजराइल का जो प्लान है वो आसपास के देशों पर कब्जा करना है। उसके लिए उसको सिर्फ बहाना चाहिए, जैसे लेबनान में बहाना मिला, गाजा में बहाना ढूंढा, और वो सीरिया के भी कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। गोलान हाइट जो सीरिया का इलाका है उस पर इजराइल का कब्जा है। दुनिया बैठकर सिर्फ हिजड़ों की तरह तालियां बजाती है इजराइल के आगे कि हाँ 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 सही है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो करना करो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की औकात की देखिएगा। मैं यहाँ ज़रा अपने मन की बात कहना चाहूँगा जो आपके मन की है। जब कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ईरान याद कर लीजिए, ईरान में एक माशा अमीनी को लेकर पूरे ईरान में 1.5 साल तक प्रदर्शन हुआ और उत्पात मचा और पूरी दुनिया ने विरोध किया। यूएन के अंदर बातचीत हुई, WHO इसके लिए बात करने लगा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सब विरोध करने लगे। और जब इजराइल ने लगभग 40 से 45 हजार फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया तो यूएन, WHO, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ICJ, ICC, ये मुल्लों का संगठन, ये अरबियों का संगठन, ये सब बेकार, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सब जेनोसाइड करने वाले के साथ। आप समझ रहे हो, ये दुनिया में दोगलापन हो रहा है। और दोगलापन हमारे घर से लेकर, हमारे समाज से लेकर, हमारे स्टेट से लेकर, हमारे देश से लेकर, हमारी पूरी इस दुनिया में फैला हुआ है। और कहेंगे राजा भाई ये घर वाली बात कहाँ से आ गई? घर वाली बात ऐसे आ गई, हमारे घर वालों को, मतलब किसी के भी घर वालों को देखिए, अपनी औलाद अच्छी लग रही है, औलाद चाहे चोरी चकारी डकैती करके पैसा लाए, बहुत बढ़िया, दूसरे का ईमानदारी से काम करके ला रहा होगा तो चुभेगा कि अरे ये तो हराम काम कर रहा है। हमारे बाप ने किसी और की ज़मीन मारकर उस पर मकान बनाकर अब परचून की दुकान बनाकर बैठा हो और 5 टाइम के नमाजी बना बैठा है कि भाई हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। करोड़ों की ज़मीन किसी की मार ली है, बेवकूफ़ बनाकर, धोखा देकर हड़प लिए। अब वो सोच रहा है उस पर जो दुकान है मैं उससे कमाई कर रहा हूँ वो हलाल है। उस हड़पी हुई ज़मीन पर मकान बनाकर मैं 5 टाइम की अपनी बीवी, अपने बच्चों से नमाज पढ़वा रहा हूँ तो सब माफ़ हो गया। और दूसरे का बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके दिन रात घिस कर, रिस्क लेकर, पढ़ाई लिखाई करके कामयाब हो और 4 पैसा लेके आए तो वो तो हराम से ला रहा जी, बड़ा गलत काम कर रहा है ये, अरे बहुत ही गंदा है ये, इसकी सच्चाई तो तुम मुझसे पूछो। अबे मर्डरर, किलर, अबे चोर, अबे डकैत तुम खुद हो। यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भाई साहब दोगलापन है। इसीलिए तो दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं जहन्नम में जलेंगे। जन्नत और जहन्नम बनाई क्यों गई हैं? अब सुनिए मामला क्या है। देखिए, बशर अल असद पूरी तरह से ईरान का समर्थन हासिल किए हुए है। बशर अल असद की जो सरकार है वो पूरी तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ है और ईरान के सपोर्ट में है। ये बात इजराइल को बिल्कुल नहीं भाती है। तो अब इजराइल ने बशर अल असद को सीधी धमकी दी है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया और ईरान सीरिया जो हथियार भेजता है और आपकी सरजमीन से दूसरे इलाकों में जो हमारे ख़िलाफ़ जो लड़ाके हैं उन तक हथियार आपकी सरजमीन के द्वारा पहुंचता है, अगर आपने इसको नहीं रोका और हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपका हाल वैसा करेंगे। यानी सीरिया के राष्ट्रपति को धमकी है कि तुम्हारा हाल हम ऐसा करेंगे जैसे लेबनान के नसरुल्लाह का किया था। अल्लाह अकबर। ये धमकी आपके लिए बहुत छोटी होगी लेकिन 4 साल से हम ऐसी तैसी करा रहे हैं, इसमें तो हमें मालूम है कि ये धमकी कितनी बड़ी है और इजराइल अगर ये कह रहा है तो वो कर भी देगा। लेकिन बशर अल असद ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। वहीं सीरिया के अंदर ही अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हवाई हमले किए हैं और मेरा मानना यह है कि इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है। किया यह है कि ईरान के समर्थक जो लड़ाकू ग्रुप हैं उनके ऊपर हवाई हमला किया है और उनकी पोस्ट को और कई लड़ाकों को कत्ल किया है। उधर सारी दुनिया के प्रेशर के बावजूद नेतन्याहू ने कहा है कि हम लेबनान पर बमबारी नहीं रोकेंगे। अब आपने दिल पर हाथ रख के कसम खाइए, ये बात 7 दिन पहले मैंने नहीं बताई थी। मैंने कहा था कि जैसे गाज़ा के अंदर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, सीज़ फायर की मीटिंग,
ये पिछले 7 महीने से हो रहा था कि भाई आज जंग रुक जाएगी, 1 हफ्ते में रुक जाएगी, और मैंने कहा था ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ बातचीत का ड्रामा किया जा रहा है कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। अब वैसे ही लेबनान में चल रहा है कि हाँ बात हो रही है, बात हम कर रहे हैं। लेबनान को इतना तोड़ देगा इजराइल कि लेबनान को खड़ा होने में शायद 50 साल लग जाए, तब जाकर शायद ये जंग रुकेगा। सीरिया पर जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी वो सिविलियन के इलाके पे भी की। आपको पता है कितने लोग मारे गए? 15 सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन दुनिया इजराइल को कुछ कह ही नहीं सकती। मंजर दिखाऊं आपको सीरिया पर हमले का, देखिए। और याद रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो तीसरा चैनल है जिसको मैं बार बार कहता हूं, रज़ाग्राफी सोशल, सब्सक्राइब कीजिए इसको भी, ताकि हमारे मेन 2 चैनल पर कोई मसला खड़ा हो जाए तो मैं आपको कहीं और नजर आऊं। هاي يا شباب حد منا بالست زينب। हज़रात उधर गाजा में 43,603 फिलिस्तीनी जांबाग शहीद हो चुके हैं और लगभग 1,29,000 घायल हैं और पूरा गाजा डिस्प्लेस। ट्रंप के आने से जंग और बढ़ चुकी है। नेतन्याहू ने अपने आप माना है और बयान में कहा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि हाल फिलहाल में उन्होंने 3 बार नेतन्याहू ने बात की है ट्रंप से, और तीनों बार ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि इस खतरनाक हालात में हम इजराइल का साथ देंगे, बल्कि इजराइल को हथियार भी देंगे। यानी ट्रंप ने वादा किया है नेतन्याहू से कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और हथियार देंगे। सुनिए। בימים האחרונים אני שוחחתי 3 פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית. אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום והרחבתו ובתחומים אחרים. उधर इजराइल की खतरनाक बमबारी में 2 और पत्रकार गाजा के अंदर शहीद हो गए हैं। मेरे दोस्तों, अरब की गद्दारी भी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत लोगों को आपत्ति है कि रजा भाई आप फुलो में यार अरब देशों के खिलाफ बोल देते हैं। मेरे पास मौलवियों का भी फ़ोन आ चुका है। कई जगह कई मौलवियों ने पकड़ के मुझसे कहा भी है कि जो अरब कर रहे हैं उसके पीछे का जो टेक्निक है, जो लॉजिक है, वो तुम नहीं समझोगे, तुम इतने छोटे बच्चे हो। तो मेरे मन में यही आया, इज़्ज़त की वजह से नहीं बोला, कि मैं उम्र में आपसे और एक्सपीरियंस में शायद आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन दिल और जिगर में और ज़बान में आपसे बड़ा हूँ। कमाल है, मिंबर पे बैठने वाला, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाने वाला मुझसे नाहक बयान करने को कह रहा है कि ज़बरदस्ती अरब के मामले पर खामोश रहूँ और दूसरों को कोसूँ। क्यों भाई? तो मौलाना साहब आपको चंदा आता होगा अरब से, रज़ा को नहीं। जब तक चैनल चल रहा है, वरना आलू लो, गोभी लो, बैगन लो, टिंडा लो, करेली लो, सोया लो, धनिया लो, मिर्च लो, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। हलाली तो कमानी है, चाहे ऐसे कमा लो चाहे वैसे कमा लो। मेरे पास नहीं आता भाई चेक, कोई साबित कर दे, कोई चेक दे रहा है मुझे, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेक दे रही है, ईरान चेक दे रहा है या सऊदी अरब चेक दे रहा है, और आप मौलाना साहब अपना जरा अकाउंट चेक करवा लो, पता चल जाएगा कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। मुझे ज्ञान मत दो भैया, मैं अपने अम्मा अब्बा के अलावा किसी की सुनता नहीं हूँ और अल्लाह के आगे किसी का आपने झुकता नहीं हूँ। थक गए मेरे अम्मा अब्बा भी रोक रोक के कि बड़ा मत बोला कर, मत बोला कर। अब उनको समझ में आ गई है, नहीं बोलेगा तो जिएगा कैसे। मैं मुंह से सांस लेता हूँ भाई साहब, जब तक सच बोलूँगा नहीं मेरे भाई साहब बेचैनी रहती है। अब सोच लीजिए, कुछ दिन पहले स्पेन ने जर्मनी का एक बड़ा कंटेनर हथियारों से लैस उस समुद्री जहाज़ को, कंटेनर को रोक दिया जो अमेरिका का था, और स्पेन के रास्ते होता हुआ हथियारों से लदा हुआ इजराइल जा रहा था। तो स्पेन ने डॉक करने से मना कर दिया अपने यहाँ कि नहीं, ये इजराइल जेनोसाइड के लिए तुम हथियार दे रहे हो ना, इसको हम अपने यहाँ रोक नहीं सकते, माफ़ करो भैया। स्पेन ने रोकने से मना कर दिया और अपने यहाँ जगह देने से इनकार कर दिया। अब इतनी जो बड़ी बातें करी हैं मैंने, मैं क्यों करी है यहाँ पर लेके आना चाह रहा था, आपको तवज्जो चाहूँगा आपकी। स्पेन ने मना कर दिया, अरब देश मोरक्को ने खुला हाथ फैला दिया, आओ जी, अरे भाई स्पेन को मारो लात, हमारे यहाँ रोको। कहाँ जा रहा है? गाजा की जेनोसाइड के लिए अमेरिका हथियार कहाँ भेज रहा है? इजराइल, इजराइल वल्ला इजराइल आओ।
जिसको जगह स्पेन ने नहीं दी, उस कार्गो को जगह मोरक्को अरब देश ने दी। और फिर वो कुछ वक्त वहां रुककर हथियारों से भरा हुआ टैंकर मोरक्को से निकलता हुआ इजराइल पहुंच गया। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो हथियार गाजा और लेबनान के ऊपर इस्तेमाल भी किए जा रहे होंगे। मौलाना साहब को ज़्यादा तकलीफ है कि मैं अरब के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मौलाना साहब ये डिटेल देख लो ज़रा। ये लिखित में जानकारी दे रहा हूं और फिलिस्तीन के अखबार भी छाप रहे हैं। जिन जिन वेपन्स को, शिप को, यानी उन जहाज़ों को जो हथियार से लदे हुए थे अमेरिका के और जो इजराइल जा रहे थे, उनको स्पेन ने रोका। जैसे 21 मई 2024, नवंबर 8 2024, दोनों, जी हाँ, दोनों तारीखों को बड़े बड़े जहाज़ों को जो हथियार से लदे हुए थे स्पेन ने रोका। जिनको स्पेन ने रोका, उन दोनों समुद्री जहाज़ों को, हथियारों से लदे हुए को इजिप्ट ने अपने यहाँ रुकने दिया और कहा कि अगर आपको, अमेरिका से कहा कि अगर आपको ये स्पेन नहीं रुकने दे रहा है तो आप हमारे पोर्ट पर भेजिए समुद्री जहाज़, हम अपने यहाँ रोकेंगे, खाना वाना खिलाएंगे, उनकी थोड़ा गार्ड भी करेंगे, उनकी सुरक्षा भी देंगे और उनको इजराइल जाने भी देंगे। अब बताइए यार, अब मैं चुप हो जाऊं? मैं ऑडियंस के ऊपर हूं, आप लोग हुक्म दे, कमेंट करिए कि हाँ रज़ा भाई आप बायस हो जाओ, एक तरफ का दो, एक तरफ का आप ज्ञान मत दो, एक तरफा दिखाओ कहानी। तो खुदा की कसम आपके कहने पे मैं चुप हो जाऊंगा, मैं जबान पे ताला लगा लूंगा। नेतन्याहू एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर है, जेनोसाइड वाला प्राइम मिनिस्टर है, इसके कार्यकाल में कोई खुश नहीं रहता। नेतन्याहू के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है। नेतन्याहू इतना बड़ा करप्ट है और उसकी पत्नी भी करप्ट है, उस पर इतने करप्शन के चार्जेस हैं कि उस पर केस चल रहा है। अब जो इजराइल की कोर्ट है वो उस पर सुनवाई करने वाली थी करप्शन पर नेतन्याहू के खिलाफ, तो नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है अपनी इजराइल की कोर्ट के आगे कि मेहरबानी करके इस टाइम जो हियरिंग है वो आप पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि हम जंग में हैं। दोस्तों, इसीलिए नेतन्याहू इस जंग को खींच रहे हैं ताकि वो तमाम मुसीबतों से बच जाएं और उनको इम्यूनिटी मिल जाए। डिटेल रिपोर्ट में इतना ही है अभी तक, और पूरा दिन और इंशाल्लाह पूरी रात आपको अपडेट दूंगा। देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।